हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है कैलोरीमेट्री। उसके पार्ट बी की जो थ्योरी थी हमने स्टार्ट कर ली थी और उसमें हमने लगभग 2-3 टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम इसी बी पार्ट के जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर दिए गए जितने भी आपके पास पेजेस हैं, जो जितने भी चैनल्स हैं, उनके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है उसका नाम है लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। देखिए, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो इसमें लेटेंट है इसका मतलब क्या होता है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। तो ये एक छुपे हुए हीट की कहानी है जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करनी है। देखिए, होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप अपने टेबल पर ना एक जो बर्फ का क्यूब है वो रख दो एंड आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे कि वो आपका पानी में तब्दील हो जाएगा, राइट। अब आपने क्या देखना है कि इनिशियल स्टेज में जब वो बर्फ था और थोड़ा सा जो बर्फ है वो पानी में पिघल गया है, तो आपने बर्फ का टेम्परेचर चेक करना है। फिर जो पानी है उसका टेम्परेचर आपने चेक करना है। आपको ये देख के हैरानी होगी कि जो बर्फ है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, और जो पानी है ना, अगर आप इसका टेम्परेचर नोट करोगे तो वो भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। मतलब क्या? मतलब ये कि एक हमेशा, जैसे कि अगर इस केस की अगर मैं बात करता हूं कि ये आइस का कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, तो जब भी मेल्टिंग प्रोसेस होती है, मेल्टिंग प्रोसेस का मतलब होता है जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है। खासतौर पे अगर हम बात करें तो सॉलिड आपका जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस पर्टिकुलर चेंज इन स्टेट के दौरान जो उसका टेम्परेचर है वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है। अब हैरानी वाली बात यह है कि आपका सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब कोई अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब तो किया ही जा रहा है। अब वो अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब करेगी कोई बॉडी, तो हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर राइज होना चाहिए। अब इस कंडीशन में ये हो रहा है कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है क्या करने के लिए, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। तो वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट जो एक सब्सटेंस यूज करता है टू जस्ट चेंज इट्स स्टेट, चाहे वो आप बात कर रहे हो सॉलिड से लिक्विड की, चाहे आप बात कर रहे हो लिक्विड से गैस की, तो उस पर्टिकुलर, और हाँ एक बात ये बात याद रखना कि इसमें जो टेम्परेचर है वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो में जो अमाउंट ऑफ हीट यूज होती है किसी के स्टेट को चेंज करने के लिए, उसको लेटेंट हीट का नाम दिया गया है। अब बात आ जाती है कि इसमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट का क्या मतलब है। स्पेसिफिक ये तब हो जाता है जब हम एग्जैक्टली 1 kg का या एग्जैक्टली 1 ग्राम ऑफ आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट में कैलकुलेट करूं। मतलब क्या कि देखो, मुझे अगर आप ये बोलते हो कि सर मेरे पास ना 10 किलो, मान लो मेरे पास आइस है, और उसको मान लीजिए कि मेल्ट होने के लिए 336 0 0 0 0, ये अपनी मर्जी से बना रहा हूं मैं, इतनी जूल ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। मुझे सिर्फ ये निकालना है कि 1 kg को मेल्ट करने के लिए मुझे कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगी उसकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट। समझ गए? लेटेंट हीट मतलब वो हीट जो मेरे स्टेट को चेंज करने में हेल्प कर रही है। स्पेसिफिक मतलब हो जाता है कि मुझे स्पेसिफिकली 1 kg का बताओ कि उसको अगर मुझे मेल्ट करना है तो उस केस में मुझे, मतलब उस केस में कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी, वही उसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहा जाएगा। अब हम थोड़ा डेफिनेशन की तरफ भी चल पड़ते हैं। कहता है दस द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ फेज इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड। देखो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अगर वही पानी बर्फ बन रही हो तो उस केस में वो हीट को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो हमेशा याद रखना, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनने के लिए, और लिबरेट किया जाता है गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बनने के लिए। तो कहता द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ फेज इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब और लिबरेटेड बाय अ यूनिट मास। अब यूनिट मास क्यों कह दिया? देखिए, अगर मैं 10 kg की बात करूं तो उसके में कहूंगा कि 1 kg का बताओ क्या होगा। अगर 10 ग्राम होता तो मैं कहता कि 1 ग्राम का बताओ क्या होगा। सो बेसिकली यूनिट मास
फॉर द चेंज इन इट स्टेट एट, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको कहा गया स्पेसिफिक लेटेंट हीट। आई होप बेटा आपको ये वाली सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमने जो टॉपिक करना है बेटा वो है हमारे पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। फ्यूजन का बेसिकली मतलब क्या होता है बेटा, जब आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब भी हम बात करेंगे लेटेंट हीट की तो उसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टेट को चेंज करना, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड है, चाहे वो लिक्विड से आपका क्या बन गया, सॉलिड बन गया। एक बात आप और भी याद रखेंगे कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात, अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो वो जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो आपका लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो उस केस में वही अमाउंट ऑफ हीट को वो लिबरेट करेगा। चलिए अब हम जल्दी से इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ यूनिट मास ऑफ आइस at 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius without any change in temperature। उसी तरह स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो कि टॉपिक है, हम कहेंगे द हीट एनर्जी रिलीज्ड क्यों, क्योंकि पानी अब आप आइस में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड को आप सॉलिड बना रहे हो, तो हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ यूनिट मास ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहली बात जो हमने पहले भी स्टडी करी थी कि अगर मेरे पास एक प्योर सब्सटेंस है, मतलब कोई भी इम्प्योरिटी अगर नहीं है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके एक आइस वाटर बनता है, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट को लिबरेट करके आपका लिक्विड सॉलिड बनेगा। समझ में आया? तो इसलिए कहा गया कि एक प्योर सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमेशा सेम होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग के। क्लियर? नंबर 2, फॉर आइस द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 336,000 जूल पर केजी, जो कि 80 कैलोरी पर ग्राम होता है आपका। इट मींस कि मान लेते कि मेरे पास अगर 1 केजी आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो कन्वर्ट हो सके 1 केजी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा याद रखें कि अगर यहाँ पे केजी लिखा है तो मैं केजी के टर्म में बोलूंगा कि अगर 1 केजी आइस है 0 डिग्री सेल्सियस में, अगर आप उसको मेल्ट करके पूरा पानी बना देते हो तो वो करने के लिए आपको इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और दूसरे तरीके से भी आप कहेंगे कि अगर मेरे पास 1 केजी पानी है 0 डिग्री सेल्सियस में और अगर आप उसको 1 केजी आइस बनाना चाहते हो तो इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लिबरेट करनी पड़ेगी। ये जो तीसरा पॉइंट है ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, कहता है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज 336 जूल हीट एनर्जी मोर देन 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब पता क्या है बेटा, देखो इनिशियली मतलब आपके पास 1 ग्राम मेरे पास क्या है, आइस है। ठीक है, इसमें मान लेते कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट होगी, मान लेते पहले से इसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट होगी। ठीक है, अब उसको बनना है 1 ग्राम ऑफ वाटर। क्या बनना है? 1 ग्राम ऑफ वाटर बनना है। ऐसा करने के लिए इसको 336 जूल ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ेगा या एब्जॉर्ब करना पड़ेगा 1 ग्राम ऑफ आइस को वाटर में तब्दील होने के लिए। तो पानी के अंदर कौन सी हीट होगी? ये होगी प्लस ये होगी। तो कहने का मतलब है कि पानी के अंदर इतना अमाउंट आइस से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होती है। ठीक है, मतलब 1 ग्राम पानी के अंदर ये हीट तो होगी ही होगी, प्लस 336 जूल ऑफ हीट भी होगी। तो इसलिए लिखा गया है कि 1 ग्राम जो पानी होता है उसमें 336 जूल ऑफ एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 1 ग्राम ऑफ आइस। क्लियर? फिर हमारे पास आता है बेटा कि एक्सप्लेनेशन क्या है इस लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग का क्रेडिक मॉडल के हिसाब से, तो वो भी बता देता हूं मैं। देखिए बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर हमने पहले भी ये बात हमने करी थी कि कोई भी अगर मैं सब्सटेंस स्टडी करता हूं, खासतौर पे सॉलिड की अगर बात करें, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे या मॉलिक्यूल अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं
उसकी मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है हम उसको काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। क्लियर हो गया जी। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके अंदर एक और एनर्जी होती है जिसको बोला जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब होता क्या है, देखिए, जब हम इसको अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं ना बेटा, उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो मैं हीट प्रोवाइड करूंगा वो इनके बीच में जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती है ना, वो उसको वीक करता है। वीक होने की वजह से ये दोनों जो है ना एक दूसरे से दूर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता है। इसी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में वो भी आपकी इंक्रीज होती है। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मैंने जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करी है ना, उसका काम है मेरे पूरे सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, मेरे ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ना, इसका जो टेम्परेचर होता है, अब मान लो मैं कहता हूं कि यार मेरे बॉडी का जो टेम्परेचर है किसका ज्यादा है किसका कम है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उन मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस की एवरेज, मैं लिख रहा हूं आपके लिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मैंने जब इसको हीट प्रोवाइड करी, उस हीट ने मेरे एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं लेके आया। उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ये जो दो आपके मॉलिक्यूल्स थे ना, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया। अब कम तो हो गया और मोशन में थे जिससे इनकी सेपरेशन बढ़ गई। जब इनकी सेपरेशन बढ़ती है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती है। तो आप देख सकते हो क्योंकि इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इनकी सेपरेशन बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। हाँ, क्या चेंज आता है कि सेपरेशन बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी आपकी। क्लियर हो गया। सो एक बात आपको मैं अच्छे से समझा दूं कि जब एक सब्सटेंस मेल्ट होता है, खास तौर पे अगर मैं आइस की ही बात करता हूं, तो वॉल्यूम में इतना ज्यादा चेंज नहीं आता, थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, आएगा जरूर बट थोड़ा सा आता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ किसके काम आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी को राइज करने के काम आ रही है, बॉन्ड्स को वीक करने के काम आ रही है, गैप बढ़ाने के काम आ रही है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं लेके आने की वजह से इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि क्यों मेरे टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, और जो मैं अमाउंट ऑफ हीट दे रहा होता हूं वो क्या काम कर रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में हेल्प करता है। और सारी सारी मतलब यूटिलाइज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में, काइनेटिक एनर्जी में कोई यूज नहीं होता, इसलिए टेम्परेचर कोई नहीं बढ़ता और वो जो चीज है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है आपकी। अब हम आगे देखते हैं। उस जो बात मैंने अभी डिस्कस करी है ना उसी पे ये नोट लिखा हुआ है। कहता है कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंजेस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, नियरली 336 joule of energy is used in increasing the potential energy due to increase in the intermolecular separation. So the latent heat of ice is 336 joule per gram. तो जो मैंने आपको कहा कि मैंने जो उसको हीट प्रोवाइड करी है वो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कुछ नहीं करता, इसलिए टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जो मैं अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करता हूं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे उस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करेगा, उन दो मॉलिक्यूल के बीच के सेपरेशन को बढ़ाकर, जिसकी वजह से जो चीज है वो धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ये रीजन है मेरे मतलब लेटेंट हीट का, मतलब लेटेंट हीट से टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता, ये इसका कारण है, ये इसका रीजन है। अब हमने बेटा क्या स्टडी करना है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के। अब इनमें से ना एक आधा क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए बड़े मतलब अच्छे तरीके से समझना कि क्या करना है इसका। ओके, तो सबसे पहले कहता है बेटा द स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट एट ऑल वंस। देखिए बेटा, एक साथ कभी भी माउंटेन की जो बर्फ है वो पिघलती नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो बर्फ होती है ना बेटा उसकी बहुत हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है। आपके रिकॉर्ड के लिए मैं बता देता हूं बेटा कि उसकी वैल्यू होती है
हमारे पास यहाँ पे लिखा है 3,36,000 जूल पर केजी। मतलब क्या कि अगर 1 किलो बर्फ को पिघलाना है ना, तो आपको 3,36,000 जूल ऑफ एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब जाकर वो पिघलेगा। तो सूरज से जो रेज गिरती हैं उससे उससे जो गर्मी मिलती है, ऑफ कोर्स गर्मी काफ़ी होती है, बट क्योंकि इसको पिघलाने के लिए इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बहुत कम अमाउंट ऑफ बर्फ जो है वो आपकी मेल्ट होती है, और इसलिए स्लोली स्लोली मेल्ट होती है। आप सोचो कि अगर इसका लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती, अगर होती, तो सारा बर्फ एकदम से पिघल जाता, फ्लड्स आ जाते रिवर्स के अंदर, राइट। तो इसलिए इसका ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का होना बहुत ही फायदेमंद रहा हमारे लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कि इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डज नॉट फ्रीज ऑल एट वंस। एक साथ क्यों नहीं फ्रीज होते? मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। देखिए बात पता क्या है, अगर मान लो मेरे पास पानी है, ठीक है, उस पानी को अगर बर्फ बनना है तो उसको हीट को लिबरेट करना पड़ेगा, हीट को लिबरेट करना पड़ेगा। अब अगर मेरे पास 1 केजी पानी है, सिर्फ 1 लीटर समझ लो पानी है, उस 1 लीटर को बर्फ बनने के लिए ना 336,000 जूल ऑफ एनर्जी को लिबरेट करेगा, तब जाके ये बनेगा। अब आप खुद सोच के देखो, पहली बात, जो भी अमाउंट ऑफ बर्फ ऊपर बनेगी वो बन जाता है अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो मेरे पॉन्ड के नीचे का जो हीट है उसको बाहर की तरफ ज्यादा लिबरेट होने देता नहीं है, ठीक है, उसको मतलब उस लॉस को रोकता है। इसलिए सारा का सारा जो पॉन्ड या कोई लेक होता है वो एकदम से जमता नहीं है। समझ गए? पहली बात तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। पहली बात तो क्या कर रहा है, वो हीट को लिबरेट कर रहा है, हीट को लिबरेट करके वो बर्फ बन रहा है। अब जो बर्फ बन चुकी है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो बाकी जो पानी है उसमें से हीट को बाहर जाने नहीं देता। सो नेक्स्ट मेरे पास आता है, drinks get cooled more quickly by adding a piece of ice than the ice cold water at 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या है? इसके लिए ना मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। देखिए बेटा, बात मान लीजिए कि मेरे पास दो वेसल है एक जैसे, ठीक है, इसके अंदर भी मैंने लिक्विड डाला हुआ और सेम लिक्विड बेटा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। इन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। मान लेते हैं कि ये आपका और ये आपका दोनों 27 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मान लेते हैं कि एज ए रूम टेम्परेचर है, ठीक है। अब इसमें आपने डाल दिया आइस कोल्ड वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन वाटर डाला है आपने। अब वाटर जैसे अब इसमें डालोगे, ये एकदम से इस लिक्विड से हीट को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, जिससे इसका टेम्परेचर राइज करेगा और इसका फॉल करेगा, और इनका एक कॉमन टेम्परेचर मिल जाएगा। एंड वो मान लेते हैं कि इसका हाफ ही कर लेते हैं, 13.5 मान लो आपका डिग्री सेल्सियस। ये जो है आपके पास ये कॉमन टेम्परेचर हो गया जब आपने इसको पानी को मिक्स किया। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें बर्फ डाल देता हूं, तो बर्फ डालने से क्या होगा? बर्फ जब हम किसी भी चीज के अंदर डालते हैं उसमें दो चीजें होती हैं। पहला, वो खुद को मेल्ट करेगा, और दूसरा, वो जब वो पानी बन जाएगा ना, पहले मेल्ट होकर क्या करेगा, मेल्ट होकर अपने आप को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाएगा, राइट। एंड फिर उसके बाद और इस कंटेंट में से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो, मेल्ट होने के लिए वो हीट कहां से लेगा? इसी लिक्विड से लेगा ना। तो इसका टेम्परेचर पहले ही वो डाउन कर चुका है। उसके बाद जब वो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बन जाएगा, फिर फर्दर अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो बर्फ है ना, अपने आप को पिघलाने के लिए वो मेरे इस पर्टिकुलर मटेरियल से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करती है एज कंपेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। तो उसने पिघलना थोड़ा ना है, उसने तो सीधा ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर देना है। इसने क्या करना है, पहले हीट को एब्जॉर्ब करना है खुद को मेल्ट करने के लिए, फिर फर्दर एब्जॉर्ब करना है मेरे सिस्टम को ठंडा करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम ज्यादा ठंडा हो जाता है। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। फिर आता है बेटा कि व्हेन आइस इन ए फ्रोजन लेक स्टार्ट्स मेल्टिंग, इट्स सराउंडिंग बिकम्स वेरी कोल्ड। देखो बेटा, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपने सॉलिड को लिक्विड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसको जो हीट है वो एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। अगर मेरा आइस मेल्ट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वहां से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और तब जाके वो मेल्ट होगा। अगर आसपास के एटमॉस्फेयर से हीट को
खींच लिया उसने, अगर एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाएगा ना। इस वजह से जो सराउंडिंग है वो कोल्ड हो जाती है जब बर्फ जो है वो पिघलती है। फिर आता है इट इज जनरली मोर कोल्ड आफ्टर हेल स्टॉर्म देन ड्यूरिंग और बिफोर द हेलस्टॉर्म। जब हेलस्टॉर्म होता है ना, उस टाइम इतनी ठंड नहीं लगती, ठीक है ना, ना उससे पहले होती है, ना जिस टाइम हेलस्टॉर्म चल रहा होता उस टाइम भी इतनी ठंड नहीं लग रही होती। लेकिन जैसे ही ये सब रुक जाता है, उसके बाद जाकर एक्चुअली बर्फ जो है वो पिघलती है। और अभी मैंने बताया कि अगर बर्फ पिघलेगी तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से। अगर सराउंडिंग से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा, मतलब वो ठंडा में लगने लग जाएगा। इसी वजह से ये सब आपका होता है। आई होप आप ये जो लेटेंट हीट है, ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है, और ये जो कॉन्सिक्वेंस है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कैलोरीमेट्री के जो पार्ट बी की जो बाकी की थ्योरी थी उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये लेटेंट हीट और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो समझ में आगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।